नाबालिग लड़की को रेड लाइट एरिया में बेचने की बात सामने आ रही है। एक नाबालिग लड़की उसको एक युवक उसको बहला फुसला कर ले गया है। मुस्लिम युवक वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं एक अभियुक्त जिसका नाम दानिश है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उसके बाद उनको या तो रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं या फिर उनका बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की है जहाँ के कस्बे से नाबालिग लड़की रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाती है। एक सप्ताह बाद जब पुलिस को उस लड़की की लोकेशन पता चलती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि वो था एक रेड लाइट एरिया। पुलिस वहाँ से उस लड़की को बरामद कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस एक बागपत में रहने वाले मुस्लिम युवक को गिरफ्तार करती है। फिर सारी कहानी सामने आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस मूवी का नाम था द केरला स्टोरी। जैसे ही ये फिल्म सामने आई वैसे ही जो देश के लोग थे उनके होश उड़ गए, क्योंकि केरला में जो हो रहा था ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स ज़्यादा दहशत में आ गए जिनके बच्चे केरला में पढ़ने जाते थे। खैर, ये तो हुई फिल्म की बात। उसके बाद बीजेपी ने इस मामले को बहुत ही प्रमुखता से उठाया और बयान दिया कि घर घर और गली गली केरला स्टोरी। ऐसा बयान इसलिए दिया गया क्योंकि वो तो एक केरला का मामला था, लेकिन जो कुछ केरला स्टोरी में दिखाया गया वैसा उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा था। कई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऐसी थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो मुस्लिम युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं और उसके बाद उनको या तो रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं या फिर उनका बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत कई मामले इस तरह के लिखे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को बताने के पीछे जो मेरी मंशा है वो सिर्फ जागरूकता फैलाना है। किसी तरह का विवाद या किसी भी पक्ष को मैं भड़काना नहीं चाहता। एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद की है, जहाँ के लोनी इलाके से एक नाबालिग लड़की बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाती है। जो उसके परिवार के लोग हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, बताते हैं पूरा घटनाक्रम, कैसे कैसे उनकी जो घर में रहने वाली लड़की है वो गायब हो गई। देखिए, आमतौर पर जब कोई भी लड़की गायब होती है तो पुलिस के पास जब मामला जाता है तो पुलिस के पास एक रटा रटाया जवाब होता है, क्योंकि पुलिस के पास जितने भी मामले पहुंचते हैं वो प्रेम संबंधित पहुंचते हैं। तो पुलिस सोचती है कि शायद जो भी लड़की गायब होती है, और ख़ास तौर पर नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 से 17 साल होती है और बालिग होने में उसका एक आध साल रह जाता है, वो सोचते हैं कि भाई हो सकता है ये लड़की घर में परेशान हो और अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। लेकिन लड़की चूँकि नाबालिग होती है, भले ही वो किसी के साथ भागी हो, पुलिस को एफआईआर करना मस्ट हो जाता है। तो लिहाजा पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। जब इन्वेस्टिगेशन दोस्तों आगे बढ़ी तो कई सनसनीखेज जो तथ्य थे इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आए। इस मामले में जो गाज़ियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने गंभीरता से जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी थे उनको इस केस में लगाया। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये लड़की गाज़ियाबाद के लोनी इलाके से बागपत अक्सर जाया करती थी। दरअसल वहाँ पर उनके एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर में उसका आना जाना था। वहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय की लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय की लड़की है वो उसकी लड़की से दोस्ती अपने भाई से करा देती है। पुलिस के पास ये जांच पहुंच गई, ये तथ्य निकलकर सामने आ गए। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ के लिए उस मुस्लिम लड़की को उठाया। मुस्लिम लड़की ने बताया कि हाँ, ये जो नाबालिग लड़की है, चूँकि लड़की नाबालिग है दोस्तों, इसलिए उसकी पहचान, उसके पिता का नाम, उसके परिवार का नाम, उसके गांव का नाम, यहाँ तक कि हमने हिडन रखा हुआ है, कहीं उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उस मुस्लिम लड़की ने पुलिस को बताया कि जो उसका भाई है वो उस लड़की को पसंद करता था, इसलिए मैंने उन दोनों को मिलवा दिया। अब उसके बाद उसे कुछ नहीं पता
कई दिनों से वो लड़की हमारे घर पर नहीं आई। अब पुलिस का निशाना सीधे तौर पर उसका भाई था। पुलिस ने बामुश्किल उसके भाई को पूछताछ के लिए उठाया, उसे हिरासत में लिया। वो भी 3 दिन से अपने घर से गायब था। पुलिस ने यहाँ पर क्या काम किया, एक तो जो नाबालिग लड़की गायब हुई थी उसका मोबाइल का नंबर लिया, उसकी लोकेशन मैच की। इसके बाद जो मुस्लिम लड़का था उसकी लोकेशन मैच की, तो दोनों की लोकेशन एक जगह पाई गई और पुलिस को डाउट हुआ। जब उस आखिरी लोकेशन को पुलिस ने चेक किया तो वो एक ऐसा एरिया था जो रेड लाइट एरिया के रूप में मशहूर था। उसके बाद पुलिस को डाउट हुआ कि कहीं उस लड़के ने उस नाबालिग लड़की को रेड लाइट एरिया में तो नहीं बेच दिया है। और तो जब पुलिस ने उस मुस्लिम लड़के को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। पूछताछ में कई तरह के जो तरीके हैं वो ईजाद किए जाते हैं। तो पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, प्यार से भी, थोड़ा डरा कर, थोड़ा धमका कर, तो उस लड़के ने सारा सच कबूल कर लिया। फिर पुलिस उस लड़के को लेकर अपने साथ गई और वहाँ से उस लड़की को बरामद कर लिया। ये तो अच्छा था कि उस लड़की के साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ था। वो जो पूरा का पूरा एरिया था रेड लाइट एरिया था, लेकिन जिस घर में उस लड़की को रखा हुआ था वो बंधक बनी हुई थी। उसके पास कोई वहाँ पर नहीं था। अब पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया है। देखिए, थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की उसको एक युवक उसको बेलाफस लाकर ले गया है। इस क्रम में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस टीम बनाकर उस लड़की की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को जो उनकी मोबाइल लोकेशन और अन्य सूत्रों से पता चला, तो उसमें एक अभियुक्त जिसका नाम दानिश है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और साथ ही उस लड़की को भी बरामद किया गया है। तो ये बरामदगी दिल्ली से हुई है और इसके बाद पूछताछ में बताया है उस लड़की ने कि इस अभियुक्त से उसकी पूर्व से बातचीत होती थी और उसी ने उसको मिलने के बहाने वहाँ पर बुलाया था। और जिसके बाद उसके परिजनों ने जब पुलिस में ये एफआईआर करवाई तो पुलिस की मदद से उसको ढूंढा गया। सर, लड़की रेड लाइट एरिया में मिली है, क्या उसको बेचने का प्रयास किया गया था या किसी तरह से वो किस तरीके से वहाँ रेड लाइट एरिया में पहुँची? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पे अभी क्योंकि लड़की कल ही बरामद हुई है तो उससे अभी पूछताछ की जा रही है और अभी और भी गहनता से इसमें जांच की जाएगी कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे। तो इस क्रम में अभी कुछ भी फाइनल कहना अभी संभव नहीं है, परंतु ये है कि वो लड़की उस युवक को पहले से जानती थी और उसके बुलाने पर ही गई। लेकिन अब पुलिस को शक है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी नाबालिग लड़की को रेड लाइट एरिया में बेचने की बात सामने आ रही है तो इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए। कहीं इस इलाके में और भी ऐसी गरीब लड़कियां तो नहीं हैं जो गायब हुई हैं और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। इसके अलावा बागपत में तो कोई ऐसी नाबालिग लड़कियां नहीं हैं जो गायब हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य निकलकर सामने नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जो गरीबों के केस होते हैं उसमें पुलिस गंभीरता से रिपोर्ट दर्ज नहीं करती और उन मामलों को बस रिपोर्ट दर्ज उन्होंने की और परिजनों से पुलिस बोल देती है कि भाई हम लोग तलाश रहे हैं और इस वजह से केस ओपन नहीं होता। लेकिन चूँकि गाज़ियाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और अगर वो भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते तो वो लड़की हमेशा गायब रहती और ये मामला एक दिन पुलिस रिकॉर्ड में दब जाता। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा गाज़ियाबाद के उन पुलिस वालों को जिन्होंने एक गरीब परिवार की जो बच्ची गायब हुई थी उस मामले को गंभीरता से लिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का प्रयोग किया और गाज़ियाबाद से वो लोग बागपत पहुँचे और उसके बाद एक ज़िले से उस लड़की को बरामद कर लिया। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस एक बड़ी जांच सेटअप कर रही है और उस लड़के को रिमांड पर भी पुलिस लेगी जिसको हिरासत में लिया गया है, ताकि जो और पुराने मामले हैं अगर उसने कुछ ये क्राइम पहले भी किया है तो उसको कम से कम सारा का सारा जो सच है वो सामने आ सके। तो दोस्तों, ये जो गाज़ियाबाद पुलिस की पूरी कहानी है ये आपको कैसी लगी? कहीं ना कहीं आपको केरला स्टोरी मूवी की याद ज़रूर आई होगी, क्योंकि केरला स्टोरी में भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम था कि कुछ जो हिंदू लड़कियां हैं उनसे मुस्लिम समुदाय की लड़कियां दोस्ती कर लेती हैं और उसके बाद उनको हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काती हैं, फिर उनको इस्लाम अपनाने पर मजबूर करती हैं और अपने भाइयों से वो उनका परिचय कराती हैं, दोस्ती कराती हैं और फिर बाद में
इसी तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस केस से संबंधित और भी कई विस्फोटक जानकारियाँ आपके सामने अगली वीडियो में रखूँ। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।